नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो एक आज नई सीरीज है, क्योंकि प्राचीन कालीन इतिहास हम खत्म कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास शुरू होगा। मध्यकालीन इतिहास में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम जो भारत का मध्य प्रदेश, जो भारत का इतिहास है उससे मध्य प्रदेश का इतिहास कंपेयर मतलब कंपेरिजन करके उससे उससे संबंध स्थापित करके हम आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो राधे रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको मजा आने वाला है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं कि जो इतिहास स्टार्ट होता है मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास वहीं से स्टार्ट होगा जहां से भारत का मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होगा, है ना। तो प्राचीन कालीन इतिहास तक हम मध्य प्रदेश पढ़ चुके हैं। आज से मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। कौन सा इतिहास? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास, ये मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ करते हैं आज से। तो मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इसके उसमें ले जाता हूँ बैकग्राउंड में कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कैसे होती है और भारत में जो मुगल आए उनकी शुरुआत कैसे हुई। भारत में पहले हिंदू, अभी तक जितने भी आपने वंश पढ़े उन सभी में आपने हिंदू वंश पढ़े होंगे, लगभग सभी वंश जो हिंदू वंश थे। अब जो वंश स्टार्ट होने वाले वो मुगल वंश स्थापित होने वाले। तो मुगल कहाँ से आए भारत में और भारत में कैसे स्थापित हुई है, इन्होंने कौन कौन से वंश स्थापित करे, वो सारे पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश में इनका क्या 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 योगदान रहा और मध्य प्रदेश के संबंधित इनका क्या क्या कार्य रहा है मध्य प्रदेश संबंधित, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं पहले बैकअप में ले जाता हूँ 712 ईस्वी में। सबसे पहले एक जो मुसलमान आए उनके बारे में थोड़ा बता दूं। सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब आक्रमणकारी था। ये अरब आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना, ये कासिम भाई साहब जो थे, जो अरब आक्रमणकारी थे, सबसे पहले इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और इनने ऐसा आक्रमण किया, वो लंबी कहानी है क्यों आक्रमण किया था, लेकिन इतना जान लो कि इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया। इनके आक्रमण से फिर शुरुआत होती है आक्रमणों की, इनसे प्रेरणा स्रोत बने और फिर कहीं ना कहीं लगातार आक्रमण होते रहते। और आक्रमणों का सिलसिला ऐसा चलता है कि यहाँ पर भारत पर लगातार आक्रमण होते हैं, लगातार मुसलमान आक्रमण करते रहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक आक्रमण करते हैं ये है भाई साहब आपके कौन? महमूद गजनबी। जब महमूद गजनबी छोटा था ऐसा माना जाता था, महमूद गजनबी, इसका सपना था कि भारत पर आक्रमण करे। मतलब भारत उस समय नहीं जाना जाता था, हिंदुस्तान नाम से जाना जाता था। तो इसका बचपन में ही सपना था कि भैया भारत के बारे में सुना है, एक सोने की चिड़िया है, वहां पर आक्रमण करना। तो कहीं ना कहीं ऐसे जब पता चला, ये बड़ा हुआ, जब शासक बना, तो इसने फिर आक्रमण करने की सोची। और ये इसने लगभग 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर लगातार आक्रमण किए और लगभग भारत पर इसने 17 आक्रमण किए थे। 17 आक्रमण इसने, अकेले इसने 17 आक्रमण किए भारत पर, महमूद गजनबी ने। 17 आक्रमणों में से सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण होता है, आप सभी को पता है, 1025 ईस्वी में एक आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ मंदिर को इसी ने तहस नहस कर दिया था, बहुत सारा लूटा था और भारत से बहुत सारी संपत्ति लूट कर ले गया था सोमनाथ मंदिर पर। तो वो वाला आक्रमण सबसे खतरनाक आक्रमण माना जाता है। वहां की इसका मध्य प्रदेश में यह है कि इसने मध्य प्रदेश के संबंध में जानकारी ये है, इतना ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में इसने 1019 ईस्वी में, कितनी, 1019 ईस्वी में आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? मध्य प्रदेश में। आक्रमण किया मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में। कहां पर? ग्वालियर, ग्वालियर प्लस कालिंजर पर। आप सभी को पता है कि ये दो ही पहले राजधानियां हुआ करती थी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र। मुख्यतः मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश ले लो आप छोटा सा। ये अगर मध्य प्रदेश का डायग्राम ऐसा बना है, ये डायग्राम हो गया मध्य प्रदेश का। ये अगर मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाए तो मध्य प्रदेश के ये उत्तरी क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में सबसे पहले आक्रमण किया था इसने, है ना। तो इतना इसके बारे में ध्यान रखना, उत्तरी क्षेत्र में आक्रमण किया। ये जब चला गया, महमूद गजनबी लूट लाट के चला गया, इसके बाद एक और खतरनाक शासक आता है और आक्रमणकारी आता है। ये इससे भी खतरनाक आता है। ये इसका उद्देश्य था कि भारत से धन दौलत लूटना है और अपने देश अफगानिस्तान में जाकर एक
गजनबी साम्राज्य की स्थापना करना था और इसने बहुत बड़ा गजनबी साम्राज्य स्थापित कर दिया था अफगानिस्तान में। जब इसने गजनबी साम्राज्य स्थापित कर दिया था तो इसके मन में फिर जो मोहम्मद गोरी था इसके मन में आया कि क्यों ना मैं भी भारत पर आक्रमण करूं और आक्रमण कर कर मैं भी बहुत सारा सोना लाऊं। लेकिन इसका धर्म मतलब इसका उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने के साथ साथ ये था कि भैया इसका उद्देश्य तो धर्म प्रचार और धन दौलत लूटना था, लेकिन इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं भारत में बच जाने का था। तो ये कौन है? मोहम्मद गोरी। यही वो शख्स है जो भारत में क्या करता है? आक्रमण करता है और भारत में बसने की सोचता है। लेकिन हालांकि ये भारत पर आक्रमण करता है, भारत के सूरमा बहुत सारे हुए हैं, भारत माता की जो माटी है उसने बहुत सारे सूरमाओं को जन्म दिया। इसी को एक शासक होते हैं भीम, भीम इन्हें हरा देते हैं। ये उनके सामने हाथ पांव जोड़ लेते हैं, भाई साहब तुम तो वो हो, सिद्धांतवादी हो, तुम अपने सिद्धांतों से कैसे डिग सकते हो। तो भारत के जो शासक रहे राजपूताना का, खासकर राजस्थान का इतिहास रहा कि जब ये उनसे हार गए थे भीम से, तो फिर इन्हें क्या किया, भीम ने छोड़ दिया गोरी को, ये चला गया। लेकिन इसके बाद ये माना नहीं। इसके बाद ये किससे लड़ा? चौहान से। चौहान कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मैंने आपके इनके बारे में बता चुका हूं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे वो ही हैं जो किससे लड़े थे? आला उदल से लड़े थे, जो आला उदल से हार गए थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जब इसके साथ युद्ध किया, इसके साथ कौन सा युद्ध हुआ? पहला युद्ध हुआ आपका तराइन का युद्ध। जब तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ तो इसमें कौन हार गया? ये भाई साहब गोरी हार गया था। इसने कहा भाई साहब तुम ही माई बाप हो, हमारे सब कुछ तुम ही हो दाता, तो हाथ पांव जोड़े, तुम तो ऐसे हो कि निहत्थे पे बार नहीं करते, अब मैं नहीं आऊंगा। ये सारी बातें बताई तो भारतवासी थे, है ना, तो अपने सिद्धांतों पर चलते थे, निहत्थे पर बार नहीं करते थे। तो यही कारण था कि चौहान ने माफ कर दिया, जा तुझे छोड़ दिया। लेकिन भैया ये तो इनके कोई सिद्धांत नहीं थे, सिर्फ विजयी इनका सिद्धांत था। तो भैया जब 1191 में ये वाला युद्ध होता है तो 1192 में जो अगला युद्ध होता है वो होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो द्वितीय युद्ध में क्या करता है? ये किसको हरा देता है? पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसे पकड़कर अपने साथ का ले जाता है, गौर साम्राज्य में ले जाता है। और वहां कहीं ना कहीं आंखों से ऐसा माना जाता है फिर रास्ते में इन दोनों की मुठभेड़ होती है ना। वो कहानी लंबी चौड़ी है, वो इंडियन इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि ये तराइन का जैसे द्वितीय युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि दिल्ली पर जिसका साम्राज्य था, पूरे भारत पर एकमात्र जो राजा था उस समय पृथ्वीराज चौहान था। अब पृथ्वीराज चौहान ही जो, क्योंकि बाकी जो योद्धा थे आला उदल मारे गए थे, वो सारे योद्धा पहले ही मार चुके थे भारत में आपस में लड़ कर। लेकिन अब क्या हुआ कि जब पृथ्वीराज चौहान को ही हरा दिया, दिल्ली के शासक को ही हरा दिया, तो इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसने? गोरी ने। गोरी ने जैसे ही कब्जा किया तो अब ये क्या हो गया, भारत में कहीं ना कहीं साम्राज्य स्थापित करने के लिए तैयार हो गया। और इसने इसी के साथ कहां पर, इसके बारे में ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के संबंध में एक फैक्ट, मध्य प्रदेश के संबंध में एक फैक्ट याद रखना। इसने क्या किया 1192 में, 1192 ने 1195-96 में जब इसने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो इसके बाद 1195-96 में क्या किया इसने? ग्वालियर पर आक्रमण किया। क्योंकि ग्वालियर उस समय बहुत ही शक्तिशाली था। ये ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिब्राल्टर एक संधि है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कहां पर है। तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, मतलब जब तक इसे नहीं जीतेंगे बाकी के दक्षिण भारत के जो राज्य है उन्हें जीत नहीं पाएंगे, ऐसा था। तो 1195-96 में इस पर आक्रमण किया और यहाँ का एक शासक था संलक्षण देव। संलक्षण देव से लड़े और उसे हरा दिया, या लोंगदेव, उसे हरा दिया। इतनी सी ध्यान रखना इसके बारे में, और ज्यादा नहीं। तो ये मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश, मतलब भारत पर जब साम्राज्य स्थापित हो गया, दिल्ली खाली हो गई, तो मध्य प्रदेश कौन सा बचने वाला। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ फिर क्या होता है कि उसने क्या किया, भारत में अपने, वो तो यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, तो उसने अपने क्या छोड़ दिए यहाँ पर सामान टाइप के, मतलब अपने वहां पर अफगानिस्तान जो था उधर उत्तरी जो क्षेत्र थे, भारत से उत्तर जो क्षेत्र थे, मुसलमानों के क्षेत्र थे, वहां पर गुलाम पाले जाते थे। मतलब गुलामों को खरीदा जाता था, गुलामों को बेचा जाता था, कहीं ना कहीं गुलाम को अपना सेनापति बनाया जाता था। तो उसका गुलाम कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये था गोरी का गुलाम। ये गोरी का गुलाम था।
और इसने गोरी का गुलाम था तो ये इतना वफादार था, इसने गुलाम था तो इसने कौन से वंश की स्थापना कर दी, इसने अब जो दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है, कौन सी दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन इतिहास में क्या स्थापित होती है अब, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है और जिसकी स्थापना कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक अब दिल्ली सल्तनत स्थापित कर देता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था और नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है अगर नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट ना होता ना, तो इतनी धन संपदा थी, इतना ज्ञान था, ज्ञान की धन संपदा थी कि पूरे विश्व को हम बांट रहे थे, लेकिन उसने तहस नहस कर दिया। तो हमारा तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन बिहार का पिछड़े होने का कारण बहुत बड़ा कारण रहा। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने कर दी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें जो अब वंश आता है, कौन सा वंश आता है इसमें, सबसे पहले कौन सा वंश आता है, गुलाम वंश, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में 4 वंश पढ़ेंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, 5 वंश। तो 5 वंशों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। गुलाम वंश आता है सबसे पहले, ये आता है आपका 1206 से लेके 1290 के बीच में। यहाँ पर गुलाम वंश आता है 1206 से लेके 1290 के बीच में। जब ये गुलाम वंश आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है यहाँ पर प्रथम गुलाम वंश का शासक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, आप सभी को पता है कि जो चंदेल वंश के शासक थे, कौन, मध्य प्रदेश के संबंध में जानते हैं, चंदेल वंश का जो शासक था, चंदेल वंश का जो शासक था कौन था, वो था आपका परमादिदेव, जो जिसके सेनापति आला उदल थे, वो ये परमादिदेव है ना। अब ये तो बूढ़े हो चुके थे, और इसने जब इस चंदेल वंश पर आक्रमण किया, कब किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 या 3 में यहाँ पर आक्रमण किया। तो भैया परमादिदेव तो वैसे ही बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने इसके सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने का ये हुआ नतीजा कि फिर परमादिदेव को अपने जो थे, जो सेनापति थे, उनके द्वारा ही इनको मार दिया गया, किसको, परमादिदेव को। तो चंदेल वंश को कहीं ना कहीं इन्होंने अंत की ओर पहुंचा दिया था, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला शासक आता है वो आपका आएगा इसका दामाद, और दामाद का नाम था क्या, इल्तुतमिश। ये आपके इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ये इसका दामाद भी था और गुलाम भी था। मैंने बोला था कि दामाद, पहले जो गुलाम थे उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, तो ये दामाद भी था और गुलाम भी था। तो अगला शासक जो आता है वो आता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ये गुलाम वंश का अगला शासक कौन आता है, इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि इसने भी बहुत सारे, जैसे 40 दल चेलगानी की स्थापना की, और भी बहुत सारी, दिल्ली को, जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और दिल्ली राजधानी जिसने बनाई वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि नहीं सॉरी, इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक तक जो राजधानी थी वो लाहौर थी, है ना। तो वास्तविक संस्थापक जैसे माना जाता है दिल्ली का, वो इल्तुतमिश था। लेकिन मध्य प्रदेश के संबंध में क्या योगदान रहा वो बताओ सर आप। तो मध्य प्रदेश के संबंध में ये रहा कि इसने क्या किया, सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया। कहां पर, ग्वालियर। आप सभी को पता है ग्वालियर महत्वपूर्ण था उस समय, ग्वालियर पर आक्रमण किया। और ग्वालियर पर एक वंश शासन कर रहा था, उसका नाम था प्रतिहार। मैंने यहाँ पे बताया था गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, तो वो ही इस समय शासन कर रहा था, उन पर आक्रमण किया। इसके अलावा इसने क्या किया कि सबसे पहले 1234-35 में कहा, महाकाल मंदिर उज्जैन पर लूट मचाई। भैया देख लो, महाकाल भगवान को लूटने स्टार्ट कर दिया। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर जो उज्जैन है, उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, ये मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। ये ध्यान रखना, आपके क्वेश्चनों में पूछा जाता है, बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर जब इन्होंने इस पर लूट की, बहुत सारी लूट की, भैया दुख तो होता है जब अपने धर्म पर कोई आघात करे, बहुत दुख होता है भैया। अपने धर्म पर कोई आघात करेगा, कोई चोट पहुंचाएगा, तो दर्द तो होगा ना, वही दर्द था। तो भैया इसी समय 1234 के आसपास एक शासक था, एक राजपूत शासक था। राजपूत सबसे खतरनाक थे अपने भारत में। राजपूत शासक था, उसका नाम था छहदेव। छहदेव, छहदेव राजपूत शासक ने, जब भगवान के मंदिर को इसने लूटा तो इसे खूब कूटा। छहदेव ने ऐसे खूब कूटा, मतलब खूब हरा दिया, बढ़िया तरीके से हरा दिया था। ये वापस लूट कर चले गए। इनका कोई ईमान धर्म नहीं था,
भारत में आए, इनका कोई ईमान धर्म नहीं था, इनका तो सिर्फ जीतना काम था, हार गए तब भी नहीं, फिर वापिस आ जाते थे, इस टाइप के थे। इल्तुतमिश के बाद इसकी एक बेटी होती है, और बेटी का नाम होता है रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की अगली शासक बनती है, रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया सुल्तान के बारे में बता दूं, ये प्रथम महिला थी जो चोबा और कोबा, चोबा वो टोपी वगैरह पहनकर, सैनिक होलिया पहनकर और दरबार में जाने लगी, मतलब सभी काम करने लगी जो एक प्रथम महिला कर सकती थी सुल्तान, तो प्रथम महिला सुल्तान थी। इसके अलावा इसने मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये मध्य प्रदेश तक आई नहीं, मध्य प्रदेश तक इस आई नहीं, और मध्य प्रदेश में इसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये बिजी रही षड्यंत्रों में, क्योंकि जो अमीर वर्ग थे नहीं चाहते थे कोई महिला की हम बात माने। आज भी अपने समाज में महिलाओं की बातें नहीं मानी जाती, उन्हें प्रधान नहीं माना जाता, तो भैया उस समय का समाज कैसे स्वीकार कर लेता, तो ये महिला थी जिसे कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया जा रहा था, तो ये षड्यंत्रों में उलझी रही, तो साम्राज्य विस्तार का टाइम ही नहीं मिला लूटने का, रोकने का, तो ये यही उलझी रही। फिर रजिया के बाद जो अगला सुल्तान आता है उसका नाम होता है बलबन। कौन? बलबन। जो महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में जान रहा हूँ, इससे पहले नसरुद्दीन महमूद और भी इसके भाई माई आते हैं, लेकिन बलबन उन्हें सब पे निपटू देता है, और इसके बाद कुछ शासक बनता है बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जो अगला शासक बनता है। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा जाता है कि भैया ये बहुत खतरनाक शासक, ये इल्तुतमिश द्वारा जो दले चेलगानी या 40 सरदारों का दल बनाया गया था, उसमें से एक ये सरदार था, उसमें से एक था, मतलब 39 सरदारों को इसने निपटा दिया था, ये 40 बार खुद था, अकेला बचा था, और इल्तुतमिश के जितने भी परिवार वाले थे सबको निपटा दिया था इसने, खत्म खत्म, टाटा भाई भाई, इस टाइप का। तो बलबन आया, और बलबन ने सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि ये अपने दरबार में, राज दरबार में बैठता था, तो ऐसे बैठता था, और इसके चारों तरफ नंगी तलवार लिए महिलाएं की सुरक्षा गार्ड के रूप में, मतलब खतरनाक। आम इंसान अगर कमजोर हार्ट वाला देख लेना तो वही हार्ट अटैक आ जाए उसे, इस टाइप का खतरनाक इंसान था ये। इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आता है पढ़ने में इसके बारे में। लो एंड रक्त की नीति अपनाई इसने, जो खासकर लो एवं रक्त की नीति, कौन सी नीति? रक्त की नीति अपनाई इसने, वो लो एवं रक्त की नीति जो अपनाई, तो इसी नीति के तहत, मतलब इसने जो मेवाती डाकू थे उनके लिए, उस समय क्या था कि दिल्ली के आसपास डाकुओं का क्रेज था, डाकू आते थे, लूट ले जाते थे, उनको खत्म करने के लिए इसने बेसिकली लो एवं रक्त की नीति अपनाई। इसके अलावा इसने लो एवं रक्त की नीति का प्रयोग कहां पर किया? पर इसी नीति का प्रयोग मध्य प्रदेश में किया, है ना। मध्य प्रदेश में नरवर, नरवर का एक शासक था, नरवर का एक शासक थे, उनके संबंध में इन्होंने लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और लो एवं रक्त की नीति जो शासक थे वो थे चहाड़ देव, उन पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो मध्य प्रदेश के संबंध में इतनी जानकारी मिलती है। इसके अलावा बलबन के बारे में थोड़ा और जान लो, जो आपके काम का ही है, कि इसने सिजदा और पावोज भी चलाया था दरबार में, कोई भी इंसान हंसी मजाक सब बंद कर दिए थे इसने, बहुत सारी चीजें। और देवी राजस्व का सिद्धांत इसी का है कि जो हर कोई थोड़ी ना सम्राट बनता है, सम्राट वही बनता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। और खुद को बहुत बड़े वंशज का बताता था कि मैं ये बोलो वंशज हूँ। तो दुनिया भर की बातें हैं जिसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, जब कहीं ना कहीं अपन कब पढ़ेंगे, आगे जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारी कहानियां हैं। इसके अलावा हम आगे जो वंश पढ़ेंगे, हमने गुलाम, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ लिया, इस गुलाम वंश पढ़ा। अब अगला वंश जो आता है वो आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश आएगा आपका? खिलजी वंश, गुलाम खिलजी, ये आता है आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश। तो गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 से लेके 1290, ये 1290 से लेके 1320 तक रहेगा आपका, 1290 से लेके 1320 तक चलेगा ये वाला वंश, ध्यान रखना, 1290 से लेके 1320 तक चलने वाला ये वंश है। तो भैया खिलजी वंश आया, खिलजी वंश में सबसे पहले जो शासक आता है वो आपका आता है, पहला शासक जो आता है वो आता है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी आता है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ज्यादा नहीं मिलती है। इसके बारे में ये मिलता है कि भैया इसने एक बार गलती से क्या किया, मालवा को लूट लिया था, मालवा को लूटा था, बाकी तो और ज्यादा नहीं मिलता। आप सभी को पता है इस समय कौन राज कर रहा होगा, परमार वंश थे उस समय, है ना, तो परमार शासन कर रहे थे। लेकिन आप सभी ने इनके बारे में जरूर सुना होगा, किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये सबसे खतरनाक शासक थे। ये अलाउद्दीन खिलजी वही खिलजी है, आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, और पद्मावती मूवी में
जो आपने देखा होगा रणवीर सिंह को एक किरदार निभाते हुए अलाउद्दीन खिलजी का, वही अलाउद्दीन खिलजी है, खली बली टाइप का वो वाला खिलजा है। तो इन्होंने वो उसमें दर्शाया गया है कि इन्हें कैसे रानी पद्म जो पद्मनी थी वो पसंद आ जाती है ना, और फिर कैसे जो राजा रतन सिंह के अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो मतलब इनसे लड़ते हुए स्वord के साथ वो मारे जाते हैं, और कैसे फिर वो रानी अपने लिए अपने सतीत्व को बचाने के लिए कैसे जोर कर लेती है। ये राजपूताना का अपना एक इतिहास होता है कि यहाँ की तभी तो भारत का सम्मान किया जाता है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। तो ये होता है अलाउद्दीन खिलजी, तो ये आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि भैया इसने उलिया प्रणाली तक चला दी थी, मतलब सैनिकों को वर्तमान में ड्रेस दी जाती थी ना, तब पहले ही इसने ड्रेस प्रदान कर दी कि तुम्हें ये ड्रेस दी जाएगी। दूसरी बात, इसने अलग अलग जगह बाजार बनवा दिए थे कि ये इस बाजार में ये मिलेगा, इस बाजार में ये मिलेगा, इस बाजार में ये मिलेगा, सब चीजें तय कर दी थी। घोड़ों को दाग दिया था कि भैया घोड़े पहचाने नहीं आते थे, चोरी कर चकारी करके कोई ये घोड़ा वापिस रख देता था या वापिस चुरा लेता था, तो दाग दिया, लो घोड़े को दागने की प्रथा चला। तो खतरनाक टाइप का शासक था। और इसका एक सेनापति था, आपको सभी को पता है, जो जैसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात विजय के समय इसने खरीदा था, उसके द्वारा इसने बहुत सारे दक्षिण विजय तक इसने की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लंबा चौड़ा इतिहास है, उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बारे में ये आता है कि इसने सबसे पहले इसका जो परमार वंश था, इस समय मध्य प्रदेश में कौन सा वंश था? परमार वंश। तो परमार वंश का जो शासक था इस समय, परमार वंश का शासक कौन था? परमार वंश का जो शासक था वो था आपका मेहलकदेव। और मेहलकदेव को जिसने मारा था या हराया था 1305 ईस्वी के समथिंग, 1305, क्योंकि 1320 तक रहा 1305 ईस्वी में। तो मेहलकदेव को जिसने हराया था, इसका सेनापति था, उसका नाम भी ध्यान रखना, सेनापति। तो सेनापति का नाम था, उसका नाम था आइन उल मुल्क। ये इसका सेनापति था जिसने मेहलकदेव को हराकर ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मध्य प्रदेश से संबंधित ये ध्यान रखना है कि इसने मांडू विजय की, क्योंकि अगर ये परमार वंश था, क्या था? धार्मिक था, तो वही मांडू तीनों इनकी वहीं पर, है ना। तो मांडू विजय की, वही मांडू विजय। तो मांडू विजय को ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में कि मांडू विजय को किसने दक्षिण विजय की कुंजी कहा? तो अमीर खुसरो ने क्या बोल दिया इसकी तारीफ में? अमीर खुसरो, इसे भारत का तूतिया हिंद भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसने भारत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो ने। तबला वादक में निपुण था अमीर खुसरो, बहुत सारी चीजें जो बाद में पढ़ेंगे। तो अमीर खुसरो ने क्या कहा कि ये जो मांडू विजय की ना, अब मांडू विजय से जो दक्षिण भारत का इलाका है, क्योंकि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को पार करना और ग्वालियर को जीतना बहुत बड़ी और मांडू को जीतना बहुत बड़ी बात थी। तो इसने क्या कह दिया कि ये दक्षिण विजय की कुंजी है, दक्षिण विजय की कुंजी है, दक्षिण विजय की कुंजी, दक्षिण विजय की कुंजी, क्योंकि दक्षिण विजय की कुंजी। इसके बाद इसने अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था मलिक कपूर। मलिक कपूर को ये लगातार, जिसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था, जो बेसिकली एक जिला था, है ना। और वो उसने दक्षिण इसको ही भेजा था, मलिक कपूर को। दक्षिण के लगभग सभी राज्यों को उसने जीत लिया था इसके लिए। इसके अलावा इसके समय एक और चीज मिलती है हमें, एक शिलालेख मिलता है। क्या मिलता है हमें? शिलालेख मिलता है, सालिया शिलालेख, सालिया नाम का शिलालेख मिलता है, शिलालेख। और जो कहां पर मिलता है? हमें मिलता है ये दमोह से मिलता है। और इसमें इसे कहा गया, ये ध्यान रखना, सार्वभौम शासक, मतलब सब कुछ जीतने वाला, सब कुछ का गया था, सार्वभौम शासक बोला गया इसे। तो इतना इसके बारे में ध्यान रखना है ना। बेसिकली इसे देखा जाए, अलाउद्दीन खिलजी वही खिलजी है जिसने अपने चाचा को मार दिया था। जलालुद्दीन खिलजी को इसने ही नपटा दिया था। आप सभी को पता है, मूवी देखी होगी तो उसमें भी बताया गया है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, बड़ा मजा आता है इतिहास पढ़ने में और पढ़ाने में। आगे बढ़ते हैं। ये वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो मध्य प्रदेश से संबंधित, मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं इनका परिचय रहा, या कोई चीजें इन्होंने आक्रमण किया, किसी के साथ संबंध रहे, तो मध्य प्रदेश से संबंधित जितना भी इतिहास है वो बता रहा हूँ। भारत से संबंधित इतिहास एक मैं कहानी बता रहा हूँ तुम्हें कि जे इनके शासनकाल में हुआ, ताकि आप एक वो मोटा मोटा आइडिया लग जाए। बाकी जो अब कौन सा गुलाम वंश आ गया, लेकिन गुलाम वंश, ये खिलजी वंश के बारे में एक चीज और ध्यान रखना,
इसने दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों में कम शासन काल रहा है इसका, सबसे कम शासन काल रहा है इसका, ये ध्यान रखना, शासन काल सबसे कम रहा है, ये ध्यान रखना। इसका शासनकाल जो था वो सबसे कम रहा। ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, एक सेकेंड सर, सर पता नहीं क्या हो गया। ये चल नहीं रहा है सर पे, हाँ चलिए। तो जो था सॉरी, वो थोड़ी टेक्निकल इशू हो गया था, मुझे बोर्ड चलाना आता नहीं इसलिए, है ना। तो यहीं पे इसका शासनकाल जो रहा, सबसे कम शासनकाल रहा किसका, खिलजी वंश का, ये ध्यान रखना। इतना सा तो थोड़ा ध्यान रखना, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी वो ध्यान रखना। तो अगला वंश कौन सा आता है दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में अगला वंश जो आएगा वो आएगा आपका तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में पढ़ते, कौन सा वंश, तुगलक, तुगलक, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो समय काल रहा वो ध्यान रखना कितना रहा, उसका कितना रहा, 1290, 1290 से लेके 1320, 1320 से लेके इसका समय काल रहा 1414, 1320 से लेके इसका समय काल रहा 1414। ये ध्यान रखना। इसमें जो शासक आए उनके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। इसके जो शासक शासक आए उनके बारे में बता दूं आपको, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक आया। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है आपका फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। वो जो अगला शासक आता है वो आता है नसरुद्दीन शाह तुगलक करके, जो शासक आता है उसके बारे में भी जान लेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं, है ना। गयासुद्दीन तुगलक ऐसा माना जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि ये तुगलक वंश था, ये सबसे ज्यादा समय तक शासन रहा दिल्ली सल्तनत में, सबसे ज्यादा समय तक अगर किसी ने शासन किया वो यही वंश था। कौन सा वंश था, तुगलक वंश, ध्यान रखना। इसका समय सबसे ज्यादा तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ऐसा कहा जाता है इसने तुगलक वंश की स्थापना की, है ना, खिलजी वंश को अंत कर इसने तुगलक वंश की स्थापना की। और इसका एक शिलालेख मिलता है, अभिलेख मिलता है बटियागढ़, बटियागढ़। और बटियागढ़ जो अभिलेख मिलता है वो हमें दमोह से मिलता है ना, जो इसके बारे में हमें जानकारी देता है। बस इतना ही ध्यान रखना है आप। इसके अलावा हमें किसे, मोहम्मद बिन तुगलक, भैया ये सबसे लोकप्रिय शासक है, ये मान लो। इस शासक को, ये मोहम्मद बिन तुगलक की तस्वीर देख सकते हो। इस शासक के बारे में कहा जाता है कि ये बुद्धिमान और मूर्ख शासक था। एक इंसान बुद्धिमान भी कैसे हो सकता है, मूर्ख भी कैसे हो सकता है, उसके बारे में सुन लो, थोड़ी कहानी बता देता हूँ, क्योंकि ये जब भी आता है मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसके जो समय, मतलब इसने जो योजनाएं बनाई वो बहुत सही थी, सटीक योजनाएं थी। लेकिन क्या था कि बेचारे का जब भी इसने योजनाएं लागू की, इसके भाग्य में ही कुछ ना कुछ फोड़े थे, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती थी। भविष्य उन्मुखी योजनाएं थी। अगर ये सही समय पर योजना लागू करता तो सबसे ज्यादा जो योग्य शासक या सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती वो मोहम्मद बिन तुगलक ही होता है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था। इसे तुगलक क्यों मूर्ख क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने 5 योजनाएं चलाई और पांचों योजनाएं फेल थी। इसने दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी थी उस समय जब वहां पर सूखा पड़ रहा था, तब वहां पर कर वृद्धि करी, ये गलत था। जो कराची और खुरासान के जो विद्रोह हुए थे उत्तर भारत में, वहां पर सैनिक भेज दिए। पता चला एक ही सैनिक जिंदा आ रहा है, वहां पर कब्जा कर लिया। और एक जगह कब्जा करने भेजा तो वहां तक कब्जा हुआ, इतने तक वो शांत हो गया था, तो वो फालतू में खर्च हो गया, इस टाइप से। दूसरी, इसने मुद्राएं चला दी, चांदी की जगह जो जीतल और तांबे की मुद्राएं चलवा दी इसने। तो क्या हुआ, घर घर मुद्राएं बनाने लग गए लोग, तो भैया खजाना खाली हो गया। दूसरी बात, इसने राजधानी परिवर्तन कर ली, दक्षिण भारत के राज्यों पर कब्जा करने के लिए कि वहां पर नियंत्रण करेंगे, दिल्ली से नियंत्रण नहीं होता। इधर नीचे गया तो ऊपर विद्रोह शुरू होने लगे, फिर वापस राजधानी परिवर्तित किए। इसलिए इसे तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख एवं बुद्धिमान कहा जाता है। वो कहानी हो गई। लेकिन ये बताओ कि मध्य प्रदेश के बारे में क्या इसकी चीजें मिलती है और मध्य प्रदेश से हमें इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो भैया जब ये मैंने बताया आपको, अभी बताया कि मैंने क्या बताया आपको
किसने राजधानी परिवर्तन की थी? क्या की थी? राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। और जब इसने राजधानी परिवर्तन की, कहां पर? दिल्ली से देवगिरी। अभी दिल्ली सल्तनत चल रहा है, तो दिल्ली से जब इसने क्या किया, देवगिरी, दिल्ली से कहा ये गया, ये दिल्ली है भाई, दिल्ली, दिल्ली से कहा गया, ये देवगिरी है ना। जब ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत जा रहा था, देवगिरी जा रहा था, तो इसने क्या किया, ये कहां पर रुका, कहां पर रुका, ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसने क्या किया, जो धार का किला था, धार का किला, धार का किला जिसका नाम लीलोद्यान था, लीलोद्यान गिरी, आप सभी को पता है, जो इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था, निर्माण, निर्माण देखिए तो राजा भोज ने करवाया था, मैं कल ही पढ़ा चुका हूं ये यहाँ पे, राजा भोज ने करवाया था। लेकिन इसका जो ये नष्ट हो चुका था, मतलब टूट फूट हो चुकी थी इस समय आते, तो पुनर्निर्माण करवाया इसने, ध्यान रखना। पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो वो आपका करवाया था किसने, किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजधानी परिवर्तन करते समय किस शासक ने धार के किले का पुनर्निर्माण करवाया था, देवगिरी राजधानी परिवर्तन कर, तो आप ध्यान रखना वो किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जब आता है, इसने बहुत अच्छे काम किए, जैसे रोजगार कार्यालय, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है वर्तमान में, तो मिल ही नहीं रहा है, तो इसने क्या बनवाए, रोजगार कार्यालय बनवाए, महिलाओं के लिए जो विधवा महिलाएं थी उनके लिए विधवा आश्रम बनवाए, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। 4 करों का इसने ऐलान किया, करार जाकात जजिया जजिया कर ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से भी लिया जाता था, यहाँ तक कि ब्राह्मणों से कर्ज जो कर लेने की शुरुआत की थी इसी ने की थी। तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जानते हैं दारुल सफा इसने नाम की एक अस्पताल दवा खाना भी बनवाया। लेकिन मध्य प्रदेश के संबंध में इसका योगदान क्या रहा, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि जब फिरोज शाह तुगलक था, तो इसके बारे में दुल्लनीपुर, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, दुल्लनीपुर, जो दुल्लनीपुर अभिलेख है वो दमोह से मिलता है हमें। कहां से मिलता है, दमोह से, ये दा है, दमोह से मिलता है। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है दुल्लनीपुर अभिलेख से। और इसके बारे में एक और जानकारी मिलती है कि इसने मलिक राजा, मैं यहाँ पे आगे वंश पढ़ाऊंगा, सॉरी, मलिक राजा, मलिक राजा, मलिक राजा नाम को, जो मलिक राजा था उसको बुरहानपुर का सूबेदार बनाया। ये बुरहानपुर भैया ऐसा वैसा मत समझना, इसका अपना अपना एक इतिहास है, और बुरहानपुर का ऐसे सूबेदार बना दिया। यही यही वो बुरहानपुर होगा जो आगे जाके अकबर द्वारा इसे सोने की कुंजियों से खोला जाएगा। और बुरहानपुर किले को जीतने के बाद ही यहाँ से एक दर्रा जाता है, वो दक्षिण भारत में जाता है। अगर इस किले को न जीतता कोई शासक तो दक्षिण भारत में जा भी नहीं पाता। तो ये किला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बुरहानपुर का किला। और ये वही किला है कि आने वाला जो आपने ताजमहल जो आगरा में देख रहा हो, वो पहले यहीं पे बना था, लेकिन यहाँ पे संगमरमर लाने में दिक्कत हो रही थी। और नर्मदा नदी को पास कर, क्योंकि ये दक्षिण में पड़ता है मध्य प्रदेश के, तो नर्मदा नदी को क्रॉस करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए फिर क्या, जो मुमताज की जो कब्र है उसे उठा के कहा लेगा गए, आगरा में। नहीं तो जो ताजमहल आगरा में है ना, वो मध्य प्रदेश में होता, अगर संगमरमर प्रॉपर तरीके से आ जाता। तो ऐसा था। तो यहीं पे जो मुमताज महल थी, उनकी यहीं पर देहांत हो गया था एक बच्चे को जन्म देने के दौरान। तो इसकी कहानी अपनी एक अलग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अगला नसरुद्दीन महमूद तुगलक रहता है, अगला शासक जो होता है इस वंश में, वो होता है आपका नसरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये अगला शासक होता है, और ये लास्ट शासक होता है इस वंश का। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में कहा जाता है कि भैया इसके समय क्या हुआ, इधर दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। इसके समय क्या हुआ, इसके समय आपने एक आक्रमणकारियों का नाम सुना होगा। आक्रमणकारी शुरुआत से 712 ईस्वी से, जब से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण शुरू किया, तब से लेकर आक्रमणकारी लगातार बने हुए थे। लेकिन अब इन पर वापस आक्रमण करता है, कौन करता है, आप जैसे मतलब स्थिति पता चल जाती है कि भैया यहाँ पर स्थिति कमजोर है और ये कमजोर शासक है, अयोग्य शासक है, तो इस समय आक्रमण करता है तैमूर लंग। कौन करता है, तैमूर लंग। 1398 के समथिंग ये आक्रमण करता है, तैमूर लंग आक्रमण करता है। जब तैमूर लंग आक्रमण करता है, इसी का फायदा कौन उठाता है, इसी का फायदा उठाया जाता है मालवा के एक शासक द्वारा। मतलब मालवा सल्तनत की स्थापना होती है, और मालवा के एक शासक, मालवा
मालवा सल्तनत की स्थापना होती है अब इसी के समय, ध्यान रखना। मालवा सल्तनत की स्थापना होती है क्योंकि इसी का फायदा, क्योंकि इसकी स्थिति कमजोर हो गई थी तुगलकों की, अब कंट्रोल करने के इनके अधिकार जो क्षेत्र थे उन पे कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं इनकी स्थिति कमजोर हो गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए दिलावर कागोरी, दिलावर कागोरी का नाम तो सुना हुआ, दिलावर कागोरी, दिलावर कागोरी ने क्या किया, मालवा सल्तनत की स्थापना की। और यहाँ पर किस वंश का स्थापना किया, मालवा में गौर वंश का, गौर वंश, ध्यान रखना। जो हम पढ़ेंगे आने वाले जो वीडियो लेक्चर उसमें गौर वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका बहुत ही योगदान है मध्य प्रदेश में और जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका, आगे बढ़ते तुगलक हो गया। अब तुगलक वंश के बाद क्या हुआ कि जैसे ही तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, ये तैमूर, अब तैमूर का जो सेनापति था, तैमूर तैमूर है ना, आपने सुना होगा तैमूर नाम, जो उसका नाम है जो अपनी, अरे हीरोइन है ना वो, कैटरीना के, अरे सॉरी, क्या नाम है जो नवाब पटोंदी करके है, क्या नाम है उसका यार, नाम याद नहीं है। शेफाली खान, शेफाली खान और करीना, करीना कपूर का जो, करीना जो है, शेफाली खान जो है, उनकी शादी जो हुई, उन्होंने क्या किया, उनके बेटे का नाम तैमूर रखा था। इसी पे विवाद हुआ था क्योंकि तैमूर लंग जो है वो आक्रमणकारी था, इसी के नाम पर रखने के कारण उसका विवाद हुआ था। अब तैमूर लंग वही है भैया, नाम याद नहीं आते देख लो, है ना, वो सर ने बता दिया, तैमूर लंग। और तैमूर लंग के बाद तैमूर लंग क्या करता है कि अब जो जैसे तुगलक वंश खत्म होता है, अपना एक सेनापति, सेनापति कौन, सेनापति छोड़ देता है, वो छोड़ देता है खिलजी खां को। कौन, खिलजी खां। और खिलजी खां, अब खिलजी खां जो अगला वंश स्थापित करता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, वो होता है सैयद वंश, सैयद वंश, ध्यान रखना। लेकिन सैयद वंश का मध्य प्रदेश के इतिहास में, एमपी के इतिहास में कोई योगदान नहीं, इसने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत शासन किया, थोड़ा बहुत समय तक शासन रहा। इसका शासनकाल रहा 1414 से लेके 1451 तक, 1206 से लेकर 1290 उसका रहा, 1290 से लेकर 1320, 1320 से लेकर 1414, 1414 से लेकर 1451 तक इसका शासन रहा। अब इस वंश के बाद खिलजी खां के बाद जो अगला शासक जो वंश आएगा, उस वंश वो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इतिहास में योगदान रहा। वो वंश कौन सा है, तो वो वंश आपका रहता है, अंत में आता है जो लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1414 से लेके, सॉरी 1451 से लेके 1526 तक, इतना समय तक 1451 है ना, देख लेना आपके हिसाब से, ये 51 है ना। 1451 से लेके 1526 तक लोधी वंश रहा। इसमें जो शासक रहे उनके बारे में जान लो। लोधी वंश में पहला शासक रहा बेलोल लोधी, बेलोल लोधी। इसके बाद जो अगला शासक रहा वो रहा आपका सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। और जो अंत में जो शासक रहा वो रहा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। तो ये तीन शासक रहे। ध्यान रखना, जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे, और जिन शासकों में मतलब जो पूरे शासक थे उनमें सबसे, शासकों में सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा, वो बेलोल लोधी का। तो सर्वाधिक शासनकाल रहा है इसका, ये ध्यान रखना आप, इतना तो ध्यान रखना, सर्वाधिक शासनकाल। बाकी इतिहास भारत का पढ़ाएंगे तब माने। तो ये लोधी वंश का संस्थापक था बेलोल लोधी। ऐसा माना जाता है कि ये अपने दरबारियों को समान समझता था, दरबारियों के गद्दी पर ना बैठ के ये दरबारियों के बीच में ही बैठा करता था। कौन, बेलोल लोधी। और बेलोल लोधी में शासक था जिसने क्या किया, मध्य प्रदेश में आक्रमण किया। और मध्य प्रदेश में किस पर आक्रमण किया, मान सिंह तोमर, मान सिंह तोमर जो थे, तोमर वंश का शासक था मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर के इन्होंने आक्रमण किया और मान सिंह तोमर ने क्या किया, इनको हरा दिया, ध्यान रखना। ले भाई, तोमर सामने इन्होंने हरा दिया, मान सिंह तोमर ने इनको हरा दिया जब इन्होंने इस पर आक्रमण किया था, है ना। अगला शासक जो आता है वो आता है आपका सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने जो ग्वालियर क्षेत्र उसे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भाई साहब ने क्या किया, 5 बार, 5 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया, मतलब 1-2 बार नहीं, 5 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया और 5 बार ही ये हारा,
मतलब एक बार भी इसका आक्रमण सक्सेस नहीं गया। तो इसने क्या किया कि इसने अपनी जो राजधानी दिल्ली थी, जिसने क्या किया कि अपनी जो राजधानी दिल्ली थी वो बदल कर कहां पर ले गया, ये आगरा ले गया। आगरा ले जाने की, और आगरा शहर की स्थापना ही इसने की थी, है ना, जो वर्तमान में आगरा शहर देख रहे हो इसने स्थापना की थी। ले जाने का कारण ये रहा भाई साहब, क्योंकि ये चाह रहा था कि आगरा से दिल्ली, ग्वालियर पास में पड़ता है, तो ग्वालियर पर अधिकार बनाए रखूं या ग्वालियर पर जो कब्जा बना रखूं या नियंत्रण क्षेत्र बनाए रखूं, इसलिए इसने परिवर्तन किया था। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ये 5 बार आ रहा है ना। इसके बाद ये इब्राहिम लोदी आता है। इब्राहिम लोदी वही लोदी है जो भैया पानीपत का युद्ध लड़ा था। बाबर का आक्रमण होता है, यही से मुगल काल स्टार्ट होता है, क्योंकि 1526 ईस्वी में अब बाबर आता है और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल में मार देता है, क्योंकि ये प्रथम शासक था जो पूरी दिल्ली सल्तनत काल में युद्ध स्थल में मारा गया। ये ध्यान रखना। तो इब्राहिम लोदी के बारे में कहा जाता है, क्योंकि बाबर ऐसे नहीं आया था, थोड़ा जान लो। बाबर को इसके चाचा ने, आलम खां ने और दौलत खां लोदी ने, इसका चाचा दौलत खां लोदी और आलम खां ने क्या किया, उससे बुलाया, किसे, बाबर को बुलाया और कहा कि भाई साहब यहाँ पर रह जाओ, ये फालतू का शासक है, इसे हटाओ और तुम शासन स्थापित करो। बाबर महत्वाकांक्षी था, उसने बचपन में पढ़ा था कि भारत एक सोने की चिड़िया है ना। तो कहीं ना कहीं सबका एक वो था, सपना था भारत को जीतने का। तो मौका मिला बाबर को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, आप सभी को पता है, 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। लेकिन इब्राहिम लोदी का मध्य प्रदेश के संबंध में क्या योगदान है, क्या संबंध है? तो इसने क्या किया कि जो मध्य प्रदेश में अगला जो शासक था, तोमर वंश का शासन चल रहा था इस समय, विक्रम तोमर को हराया था इसने। विक्रम तोमर को हराया था किसने? इब्राहिम लोदी को। तो कहीं ना कहीं ये विक्रमजीत तोमर, विक्रमजीत कर लो इसे, विक्रम तोमर या विक्रमजीत तोमर को हराया था। ये कहीं ना कहीं इसका ये संबंध इससे रहता है। तो मध्य प्रदेश से तो कम ही संबंध रहा, लेकिन मैंने पूरा इतिहास आप समझाने की कोशिश की कि कौन सा शासक कौन सा है ना। इब्राहिम लोदी के बाद अब अगला जो शासन स्थापित होगा, ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी मारा गया। अब इब्राहिम लोदी किसमें मारा गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का फर्स्ट युद्ध में मारा गया। किसके हाथों मारा गया? बाबर के हाथों में। बाबर के हाथों में। अब क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। क्या होती है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का क्या होता है? ये होती है भैया खत्म, क्रॉस होती है। अब जो भारत पर अब साम्राज्य स्थापित होगा वो होगा मुगल काल। मुगल काल। और ध्यान रखना, इसी मुगल काल का फायदा उठाकर मालवा में अब जो अधिकार कर लेगा वो कर लेगा एक गुजरात का शासक है। गुजरात का एक शासक है, उसका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह। तो जब मुगल काल में आगे पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पे बहादुर शाह के बारे में बताऊंगा, कैसे ही वो मध्य प्रदेश में अपना शासन क्षेत्र स्थापित करता है। तो ये पूरा का पूरा आपका दिल्ली सल्तनत यहाँ पर खत्म होता है ना। तो मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज करवाता हूँ ताकि आप एक बार वापिस समझ में आ जाए। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का ये मध्यकालीन इतिहास, है ना। इसमें हमने पढ़े कौन कौन सी चीजें? हमने इसमें पढ़ी सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में हमने लगभग 5 वंशों के बारे में पढ़ा। कितने? 5 वंशों के बारे में। वो कौन से? गुलाम वंश हो गया आपका। इसके बाद आया आपका गुलाम खिलजी वंश, खिलजी वंश आया। इसके बाद आया गया आपका तुगलक वंश, गुलाम खिलजी तुगलक। इसके बाद आया आपका सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आया आपका लोधी वंश, है ना। लोधी वंश जैसे ही खत्म होता है तो भारत पर क्या स्टार्ट होगा? अब मुगल काल स्टार्ट होगा यहाँ से, मुगल काल, है ना। जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ही हम पढ़ते रहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश थे। गुलाम वंश। अब गुलाम वंश से स्टार्टित करने से पहले हम स्टार्टित करेंगे कि हमने जाना कि गुलाम वंश स्थापना कैसे हुई। उससे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार आक्रमण किया। मध्य प्रदेश के संबंध में इसने 10 से 19 पर आक्रमण किया, ग्वालियर और कलिंजर वाले क्षेत्र में। इसके बाद मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी ने, आप सभी को पता है, पृथ्वीराज चौहान को हराकर, तराइन के द्वितीय युद्ध में हराकर दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इसने क्या किया? 95-96 में ग्वालियर पर आक्रमण किया। उस समय ग्वालियर पर शासन था संरक्षण देव या लोंग देव का, उसे हराया इसने। फिर आगे क्या होता है? गुलाम वंश स्थापित होता है। गुलाम वंश का जो संस्थापक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, मैं बता चुका हूँ, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो चंदेल शासक रहते परमादी देव, उन्हें हराते हैं। और हराने के बाद उनकी जो
सेनापति रहते हैं वो परमादिदेव की हत्या करते थे। इसके बाद इसका दामाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ग्वालियर पर आक्रमण करता है, प्रतिहारों को हराता है, महाकालेश्वर मंदिर को लूटता है। जब महाकाल मंदिर को लूटता है तो छेदेव नामक राजपूत सरदार ने इसकी खूब पिटाई करता है, ऐसे मतलब हरा देता है। फिर रजिया सुल्तान इसकी बेटी आती है, उससे का शासन मध्य प्रदेश तक था ही नहीं, तो जानेंगे नहीं। फिर आता है बलबन। बलबन बहुत महत्वाकांक्षी था, इसने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। उसका मतलब होता है खून का बदला खून, है ना। तो इसने इसी के तहत नरवर पर आक्रमण किया और छाड़देव नामक एक शासक था, उस समय उसको हराया बेचारे को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वंश आता है, फिर आता है खिलजी वंश, जो सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में शासनकाल रहा है इसका। जलालुद्दीन खिलजी, जिसका हमें बटियागढ़ अभिलेख मिलता है, जो सॉरी जलालुद्दीन खिलजी जिसने सिर्फ मालवा को लूटा था, इतनी जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें ये मिलता है कि इसने परमार वंश का एक शासक था, महल जो लास्ट शासक था, महल के देव को अपने सेनापति आयन उल मुल्क की सहायता से हरवा दिया था। इसके अलावा मांडू विजय के बारे में अमीर खुसरो लिखता है कि भैया ये मांडू विजय दक्षिण विजय की कहीं ना कहीं कुंजी थी। सैलिया ये या है, सालिया जो शिलालेख है, ये दमोह से मिलता है। इसमें सार्वभौम शासक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश आता है। ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। इसमें 3 शासक रहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जो मेनली थी। फिर जो नसरुद्दीन महमूद तुगलक आ जाता है, जिसके समय तैमूर का आक्रमण होता है। गयासुद्दीन तुगलक की जो हमें जानकारी मिलती है, बटियागढ़ दमोह अभिलेख से मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक जो राजधानी परिवर्तन करते समय जो धार में जो लीलोदान गिरी नाम से एक किला का निर्माण करवाया था, राजा भोज ने उसका पुनर्निर्माण करवाता है, जो दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमें दुल्हनीपुर एक अभिलेख मिलता है, जो भी दमोह से मिलता है। इसने मलिक रजा को जो बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया, है ना। और इसके अलावा फिर इसके बाद जो अगला शासक आता है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक आता है। इसके समय क्या होता है, तैमूर आक्रमण करता है, तुगलक वंश की स्थिति कमजोर होती है। इसी का फायदा उठाकर क्या करता है, जो दिलावर खां गोरी होता है, वो मालवा में मालवा सल्तनत की स्थापना करता है, कहीं ना कहीं गोर वंश की स्थापना कर देता है मालवा में। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अगला वंश पढ़ा तैमूर के बाद जो आक्रमण करता है, तो अगला वंश आपका आता है जो सैयद वंश, जिसकी स्थापना खिलजी खां करता है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, मध्य प्रदेश तक आता ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत कम समय तक शासन रहता है। लोधी वंश, जो लोधी वंश का संस्थापक बेलोल लोधी था, जिस जो मतलब व्यक्तिगत रूप से देखा जाए दिल्ली सल्तनतों में सब जो शासकों के रूप में सर्वाधिक जो शासनकाल रहा, वो किसका रहा, आपका बेलोल लोधी का रहा। इसने जो मान सिंह तोमर थे, मान सिंह तोमर ने इनको हराया था, जब कहां पर आक्रमण किया होगा, ग्वालियर पर आक्रमण किया होगा। सिकंदर लोधी ने 5 बार आक्रमण किया, बेचारे को 5 बार ही हार का सामना करना पड़ा। इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्वालियर पर कब्जा करना चाह रहा था। इसके अलावा जो आपका शासक आता है, इब्राहिम लोधी आता है, जो विक्रमजीत जो तोमर थे, विक्रमजीत तोमर को हराता है, और जो कहीं ना कहीं पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। युद्ध स्थल में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है। पानीपत का प्रथम युद्ध आप सभी को पता है, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, पानीपत का युद्ध जीता, दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर अब कौन सा मुगल काल स्टार्ट होता है। मुगल काल में मालवा क्षेत्र में फिर कौन से क्या आ जाता है, बहादुर शाह शासक आ जाते हैं, मतलब वंश खत्म हो जाते हैं, जो बहुत सारे वंश रहते हैं वो। तो हम इससे आगे अब कल पढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की कि अब जो इतिहास आपका प्राचीन कालीन इतिहास खत्म होता है, अब मध्यकालीन इतिहास शुरुआत होती है। तो मध्यकालीन इतिहास में हमने ये लगभग आप पे मैंने एक बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी, मतलब जो थोड़ा मध्य प्रदेश से रिलेवेंट नहीं है वो भी बताने की कोशिश की, ताकि आप थोड़ा हिस्ट्री को समझ लें, है ना, ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा बताने की कोशिश की। बाकी आगे से हम फिर कौन सा वंश स्थापित करेंगे, गोर वंश स्थापित करेंगे, जो दिलावर खां गोरी मध्य प्रदेश में स्थापित करता है ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।